जी, तो इस केस में आई होप कि कॉन्सेप्ट आपका तो क्लियर है ना? जी सर, कौन लाइक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब भी कुछ प्रोसेस करते हैं तो ये लेयर्स में प्रोसेस करता है और फिर इसको डेटाबेस या डेटा लेक के अंदर डालता है। वो जो वर्क फ्लो मैनेजमेंट सेशन मैनेजर इस तरह लेयर्स में आपको प्रोसेस करता है डेटा। बेसिकली आपको सीखना ये है कि बैच में क्या करना है प्रोसेस और रियल टाइम में क्या प्रोसेसिंग करनी है। अच्छा, द टाइप ऑफ डेटा वी हैव टू प्रोसेस इन इट। हाँ, मतलब बिल्कुल, मतलब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, ये चीज़ आपने देखनी है और यहाँ पर आपको क्या चाहिए। दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन एडवांस। ठीक है? अच्छा, इसके बीच में चूँकि ये सारी चीज़ें मतलब द सेम कॉपी ऑफ द डेटा, एक मास्टर कॉपी है जिसमें मेटा डेटा भी हो सकता है, वो यहाँ पर भी चली जाती है, वो मास्टर कॉपी यहाँ पर भी आ जाती है। तो अब इसको मैनेज करना जो है ना, वो लैम्डा आर्किटेक्चर को बहुत ही मुश्किल काम है और इसके अंदर आपको अच्छी खासी मेहनत करना पड़ती है। इसको मैनेज करना इतना आसान काम नहीं है, इसको चलाना इतना आसान काम नहीं है। आपको ये वर्क फ्लोज बनाने पड़ सकते हैं, सेशंस आपको रिकॉर्ड करने पड़ सकते हैं, कैश आपको हो सकता है किसी स्टेज के ऊपर कैश यूज़ करनी हो, लॉग्स जो जनरेट हो रही हैं मुख्तलिफ प्रोसेसिंग की, हो सकता है लॉग्स आपको बनानी हो, और एक क्यू मैनेजर भी चाहिए हो सकता है फॉर सम रीज़न, जो कि अभी मेरे ज़हन में क्लियर नहीं है कि क्यू मैनेजर तो हमारे पास काफ़का है, लेकिन फॉर सम रीज़न इन सब कामों के लिए भी मुझे हो सकता है कि कोई क्यू वगैरह बनानी पड़ जाए, और वो सारा ये सारा चीज़ें होगी बेसिकली कंट्रोल सेंटर है ये सारा, जो कि दोनों लेयर्स को सही तरह चलाने में आपको हेल्प करेगा। ये हमारा विज़न था इस आर्किटेक्चर को बनाने के लिए। लेकिन ये आर्किटेक्चर हमने कहीं ट्राई आउट करके नहीं देखा है, ज़ाहिर-सी बात है वो कहाँ ट्राई आउट करेंगे इसको, इतना टाइम हमारे पास था नहीं, और यू हैव टू बेसिकली टॉक विद सम इंडस्ट्री अबाउट इट। तो वो इंशाल्लाह ताला कभी मौका मिलेगा तो हम करेंगे। लेकिन मेन चीज़ जो समझने की ये है, जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, वो आई होप कि वो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है? Batch layer pre-computes the results using a DPS like Hadoop that can handle very large quantities of data. ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है। बैच लेयर में एक्यूरेसी आपकी 100% होती है, स्ट्रीमिंग लेयर के अंदर आपकी एक्यूरेसी 100% नहीं होती। तो थ्रूपुट जो है, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, थ्रूपुट इन बैच लेयर is 100% because you are drilling down and spending time on the data, on analyzing the data. ठीक है? Throughput on batch is 100% because you are drilling down and spending time analyzing the data. यही चीज़ उन्होंने यहाँ भी लिखी हुई है। सारा डेटा एनालाइज होता है। It can fix any errors by recomputing based on the complete data set, then updating existing views. तो यहाँ पर हमारे पास इतना इतना टाइम होता है कि we can go back, ठीक है, एंड फिक्स थिंग्स। इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ कि इन बैच we have the time to go back and update the batch views with new data or based on feedback। ठीक है? और in streaming we don't have this time। सही है? समझ में आ गई बात की? तो बैच में मैं बड़े आराम आराम से सारे काम कर रहा हूँ और बड़े तफसीली चीज़ें देख रहा हूँ, तो 100% एक्यूरेसी है और आई कैन गो बैक एंड अपडेट द व्यूज़, मेरे पास टाइम है। स्ट्रीमिंग में मेरे पास ये वाला मामला नहीं है। बैच की जो आउटपुट है दैट इज टिपिकली स्टोर्ड इन अ रीड ओनली डेटाबेस। तो बैच आउटपुट के ऊपर आप स्टोर आप कर लें, मोंगो में कर लें या कोई भी ऐसे डेटाबेस में कर लें जो आपके पास सीपी हो, कंसिस्टेंसी गारंटी करता हो। बैच में तो कंसिस्टेंसी गारंटी करनी पड़ेगी, अब आपको समझ में आ गई है। और अवेलेबिलिटी में आपको स्ट्रीमिंग का गारंटी होगा कि अवेलेबल होना चाहिए। अपडेट्स विल कंप्लीटली रिप्लेस द एग्जिस्टिंग प्री कंप्यूटेड व्यूज। तो ये तो बड़ी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल चीज़ है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, आप बता सकते हैं?
ये कहना तो बड़ा आसान है कि अपडेट हो जाएगा और हर चीज 100% कंसिस्टेंट होगी, इसका ड्रॉबैक क्या है? जी जी भाई, इसका ड्रॉबैक क्या है? कौन बताएगा? उसामा आप बताइए। सर सर आइडिया नहीं है। जी महमूद। सर अभी आइडिया नहीं हो रहा सर एक्चुअली। आप थोड़ा सा रिपीट कर देंगे क्वेश्चन को? आप रियल टाइम डेटा की बात कर रहे हैं या? मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमने ये कहा है कि बैच लेवल के ऊपर हम जो भी काम कर रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि हम उसको अपडेट कर सकते हैं। ये तो आप लोगों को क्लियर है ना ये बात कि बैच लेवल के ऊपर जो भी चीज़ आ रही है उसकी 100% एक्यूरेसी है, उसमें टाइम लग रहा है और वो कंसिस्टेंट है। ये तो बात क्लियर है ना? ओके। हाँ, तो क्योंकि स्ट्रीमिंग में हम टाइम नहीं स्पेंड कर रहे ज़्यादा ना, हम जैसे जैसे डेटा आता जा रहा है हम उसको एनालाइज करते चले जा रहे हैं। बैच लेवल में हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं। बैच लेवल पे कौन कौन से काम होते हैं बताएंगे आप लोग? सर डेटा रैंगलिंग सबसे पहले तो हो रही हाँ, होती है। डेटा रैंगलिंग, मशीन लर्निंग, वेयर हाउसिंग, इस तरह के काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमारे पास टाइम है, हमारे पास एक्यूरेसी 100% गारंटीड है बैच लेवल के ऊपर, ठीक है। वो ये भी ओके। मजीद कह रहे हैं कि अगर आपने बैच व्यूज बना ली है रिजल्ट्स के, यूजर से फीडबैक लेकर आप इन व्यूज को अपडेट करने का भी आपके पास टाइम होता है। अनफॉर्चुनेटली रियल टाइम में हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं होती, क्योंकि रियल टाइम में तो फॉरेन डेटा आता जा रहा है ना। ओके। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास अपडेट करने की फैसिलिटी होती है, लेकिन मैंने पूछा ये था कि ये सब काम तो बड़े ज़बरदस्त हैं, कंसिस्टेंसी 100%, एक्यूरेसी 100%, टाइम भी ज़्यादा आपके पास है, अपडेट्स भी हो रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या है इस काम का? सर आई थिंक टाइम कंज्यूमिंग है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सर रही है ना। जी सर, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। टाइम ज़्यादा लेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तो इसको मैनेज करना इतना आसान काम नहीं है। दूसरी बात ये है, अगर आप बैच लेवल के ऊपर टाइम ज़्यादा लगा देते हैं तो स्ट्रीमिंग बहुत आगे निकल जाएगी। आपको बेसिकली स्ट्रीमिंग तो आपने लेवरेज के लिए डाली है कि जब तक मैं बैच को नहीं कंप्यूट करता तो तुम कुछ तो दिखा दो। स्ट्रीमिंग तो आपने इसलिए डाली है ना कि जब तक मैं बैच को कंप्यूट नहीं करता तुम कुछ तो दिखा दो, ठीक है। अगर आप बैच में बहुत ज़्यादा टाइम लगाने लग गए, जैसे एटीएम की आपने स्ट्रीमिंग तो आपने एक एक घंटे पे किया, बैच का रिजल्ट 3 दिन के बाद आ रहा है, तो उसमें आपस में कंसिस्टेंसी, सॉरी, आपस में जो होमोजेनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, आप बहुत पीछे चले जाएंगे। लिहाजा बेहतर है कि आप बैच को भी किसी स्पीड पे चलाएं, ऑल दो वो स्पीड फर्स्ट गियर की स्पीड हो, लेकिन बैच का रिजल्ट भी एक पर्टिकुलर टाइम में गारंटी हो जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास इतना टाइम है कि हम मुस्तकिल उसको करते रहेंगे, ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ आ जाती है, ठीक है। तो अपाची हडूप इज द लीडिंग सिस्टम जो कि हाई थ्रूपुट आपको दे देता है। लेकिन अब जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो ये आ रही है कि अब आपके पास दो चीज़ें इसके टक्कर पे आ गई हैं, तीन। एक तो है बिग क्वेरी। बिग क्वेरी तो हडूप का सिस्टम है, सॉरी गूगल वालों का है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हडूप बना था। तो बिग क्वेरी अब उन्होंने सर्विस ऑनलाइन कर दी है और अब आप अपना डेटा गूगल क्लाउड पे डाल के बिग क्वेरी से उसको बड़े आराम से कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल टू मैनेज हडूप। आपने सिर्फ उनको डेटा देना है, वो उसको एनालाइज करके आपको दे देंगे। क्वेरी लिखने के लिए इंटरफेस आपके पास मौजूद है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्लाउड को पैसे देने हैं।
यही हाल Amazon Redshift का है। ये भी हडूप का बहुत बड़ा कंपैरेटर बन चुका है पिछले 5-10 सालों में, और इसके अंदर आपने सिर्फ इनको डेटा देना है, चाहे आपको रियल टाइम अपडेट्स चाहिए, चाहे आपको बैच अपडेट्स चाहिए, ये आपको निकाल के दे देगा। वैसे तो ये वेयर हाउस है, तो ये बैच लेवल के लिए बेस्ट है। दिस इज नॉट अ रियल टाइम सोल्यूशन। और बिग क्वेरी भी मेरे ख्याल में इट इज नॉट एन एक्चुअल रियल टाइम सोल्यूशन। जिस तरह से हम लोग रियल टाइम की बात कर रहे हैं, बिग क्वेरी भी वही है कि आप बैच लेवल के ऊपर ये दोनों हडूप के बड़े अच्छे कंपेटिटर्स बन चुके हैं। सिमिलरली स्नोफ्लेक भी एक नई चीज आई है मार्केट में अभी कुछ सालों पहले, ये भी हडूप का एक बहुत बड़ा कंपेटिटर बन चुका है। अब ये वही डिस्कशन आ गई जो मैंने आपको क्लास के शुरू में बताई थी कि इस वक्त जो मुसीबत पड़ी हुई है ना, वो ये है कि हडूप को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल काम है, तो बहुत सारे लोग क्लाउड पे जा रहे हैं। तो क्लाउड में इस वक्त दो चीज़ें जो टक्कर पे आ चुकी हैं, वो Amazon Redshift है, बिग क्वेरी है, और आपका एज्योर की डेटा लेक है, जो कि हडूप के ऊपर ही बनी होगी, लेकिन आपकी टेंशन वो ख़त्म कर रहे हैं। तो लिहाजा प्योर हडूप की इम्प्लीमेंटेशंस का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। वो it's not that much practical, it's very complicated, we don't have that much time, we don't have that much money, nobody seems to care about it, unless के you are very clever and you can save money by using Hadoop। क्योंकि क्लाउड का मसला ये होता है कि क्लाउड में फिर आप चिपक जाते हैं। क्लाउड एक दफा आपने कर लिया तो अब आप क्लाउड को छोड़ नहीं सकते, ये सबसे बड़ा मुसीबत है। तो you do end up paying that amount every year to them for many years। तो इससे बचने के लिए फिर आप इन हाउस कर लें जैसे HBL वालों ने किया है, ठीक है। तो ये कुछ सर क्लाउड बेसिकली आसान कर लेता है चीजों को ज्यादातर। हाँ हाँ, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्लाउड के ऊपर भी हडूप चल रहा है, लेकिन वो क्लाउड मैनेज कर रहा है ना उसको। अब अगर आप डेटा दिखाने का मसला होता है, ठीक है कंपनी जिनको डेटा नहीं दिखानी क्लाउड को, सिर्फ वो इन हाउस हडूप करेंगे। हाँ, ये दैट इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि हमारे कंसिडरेशन में है, लेकिन क्लाउड के और भी डिसएडवांटेजेस हैं। मतलब डेटा सिक्योरिटी इज आल्सो समथिंग जो कि कॉम्प्रोमाइज होती है कि आप रीजन से बाहर आपका डेटा चला जाता है। मसलन हमारी कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कि अभी पाकिस्तान से बाहर मेरा डेटा नहीं जाएगा, तो अगर मैं अमेजोन पे डालता हूँ तो मुझे पाकिस्तान से बाहर डेटा स्टोर करें, क्योंकि अमेजोन का कोई भी क्लाउड सेंटर पाकिस्तान में नहीं है। अभी बना नहीं तो सर, अमेज़न अभी रिसेंटली आया है पाकिस्तान अपना डेटा सेंटर बनाने के लिए। हाँ, अगर बना लेते हैं तो उनको मार्केट नजर आ रही होगी, तो फिर तो बहुत सारा हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे कि एज्योर वालों ने वहाँ यूएई में बनाया है डेटा सेंटर, जस्ट बिकॉज कि वहाँ से बैंक्स का डेटा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने वहाँ पे बनाया। मुझे नहीं पता वो पहुँचा कहाँ तक है। तो ये जो मामला है ना, वो इतना ज़्यादा आसान है नहीं, मतलब कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं क्या नहीं करेंगे। अगर आप किसी इंटरनेशनल वेंडर के लिए काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, सॉरी, तो फिर तो आप क्लाउड में रेडशिफ्ट में चले जाएं, गोली मारें हडूप को। और अगर आप किसी लोकल बैंक के लिए या किसी लोकल सप्लाई चेन के लिए काम कर रहे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, आपके इतने ताल्लुकात हैं कि आप एक वहाँ काम अपना करवा सकते हैं, तो फिर आप एक इन हाउस हडूप करवा लें। फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी हडूप इस्तेमाल करने से, ठीक है, सॉरी, क्लाउड इस्तेमाल करने से। लोकल लेवल के ऊपर लोगों को परेशानी होगी तो उनके लिए आप हडूप इम्प्लीमेंट करवा दें। तो इसका कोई जो है ना, वो कोई भी एक खास कोई इसका कोई स्टैंडर्ड है नहीं, हर कंपनी अपने हिसाब से चल रही होती है। सर एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है शायद। आमतौर पे जिस तरह मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होती हैं, लाइक व्हाट्सएप है या फेसबुक है, इनके बारे में ये न्यूज़ आती है, और जो शायद सही भी है कि ये आपका डेटा जो शेयर कर रहे होते हैं थर्ड पार्टी के साथ। क्लाउड के केस में ऑब्वियसली जो एनवायरनमेंट है वो एक थर्ड पार्टी है, चाहे वो अमेजोन हो या अजूर हो। तो उस केस में इवन अगर वो लोकली होस्टेड है विद इन लेट्स से पाकिस्तान, तो क्या इस बात की कोई गारंटीज होती हैं कि वो लोग हमारे डेटा को किसी भी तौर पे खुद से एनालाइज भी नहीं करेंगे और किसी से शेयर भी नहीं करेंगे?
ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक डिस्कशन हो रही थी किसी से, और जब उनसे ये बात की कि हम क्लाउड क्यों नहीं यूज कर लेते, तो उनका सब मतलब बड़ा क्लियर ये था कि भाई ये तो हमारा बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो हमारा बिजनेस डेटा है हम क्यों किसी से शेयर करें। तो क्या ऐसी कोई वारंटीज होती हैं कि क्लाउड सिस्टम हमारा डेटा अंडर एनी रेगुलेशन किसी और से शेयर नहीं कर रहा होगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। खास तौर पे जो मिलिट्री मिलिट्री जो है, यूएस मिलिट्री हो या फिर उनका जो इंटेलिजेंस का जो डिवीजन है, जैसे हमारी आईएसआई वगैरह है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी आईएसआई जो है, सीआईए जो भी है उनकी, मेरा नहीं ख्याल कि उनको क्लाउड डेटा के बारे में नहीं पता होगा। मेरा ख्याल नहीं है। लेकिन ये है क्योंकि जो हमारी जो इंटेलिजेंस कंपनीज में टिपिकली जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं, या जितने भी ये इंटरनेट कंपनीज होती हैं, या जितने भी ये जो कॉरपोरेट्स होते हैं, तो नादरा हो गया, सब कुछ हो गया तो इंटेलिजेंस वालों के पास मेरा ख्याल में इन सब का एक्सेस मौजूद होता है। ठीक है, तो ये कहना कि डेटा अमेरिका में पड़ा हुआ है और सीआईए को नहीं पता हो, ये तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अलबत्ता ये है कि इवन इफ समवन सीज दैट, तो एक छोटी सी कंपनी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान का कोई बैंक है, तो इंटेलिजेंस कंपनी को इससे कोई सरोकार नहीं है कि वो आपका डेटा इस्तेमाल करके उसको मिसयूज करें। उनके पास बहुत पैसे होते हैं अपने अपने काम करने के लिए। तो उस लेवल पे तो मैं गारंटी नहीं कर सकता कि किसी को नहीं पता चलेगा। और इवन अमेजोन का भी जो मामला है, वो भी दे डोंट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड। तो किसी की नहीं, देयर इज नो गारंटी कि वो आपका नहीं पड़ेगा। अलबत्ता ये है कि आप अपने डेटा को खुद सिक्योर करके डालें, इन द सेंस कि आप अपने डेटा को इनक्रिप्ट करके अमेजोन के ऊपर स्टोर कर दें। इसलिए अब आजकल जो एनक्रिप्टेड डेटा प्रोसेसिंग है, उसकी बड़ी मांग हो चुकी है कि डेटा को आपने इनक्रिप्ट किया, जैसे एईएस एनक्रिप्शन स्कीम से इनक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, तो इनक्रिप्टेड डेटा के ऊपर आपने मशीन लर्निंग चलानी है, इनक्रिप्टेड डेटा के ऊपर आपने जो है वो बीआई करनी है, इनक्रिप्टेड डेटा पे डेटा वेयर हाउसिंग करनी है, इनक्रिप्टेड डेटा पे आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो वो किसी को इनक्रिप्टेड डेटा तो किसी को समझ में नहीं आएगा। सही है, तो आप जहाँ उसको डालना चले जाएं, की तो आपके हाथ में है। तो लेकिन अभी भी इसका कोई, इस पे लोगों ने काम किया है। एनक्रिप्टेड डेटा हडूप के अंदर भी आप डेटा इनक्रिप्ट करके रख सकते हैं, और आप खुद भी इनक्रिप्शन स्कीम्स रन कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपके हाथ में है। तो आप प्रोसेसिंग जो एनालिटिक्स है वो सारी आप लोकल लेवल पे करें, और उसके रिजल्ट्स और डेटा स्टोरेज वो सारा इनक्रिप्टेड करके क्लाउड पे रख दें। ये आप कर सकते हैं, लेकिन फिर ये है कि फिर आप क्लाउड की सर्विसेज नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। तो देयर इज नो गारंटी। लेकिन अभी तक कोई बहुत ज़्यादा केसेस आए नहीं हैं इसके कि जिसमें आप ये बात कहें कि भाई डेटा मेरा ये हो गया, वो हो गया। अगर एक दो केसेस हुए भी होंगे तो अमेजोन ने उसको पैसे वैसे दे के मेरा ख्याल में मसले को हल करवा लिया होगा। आई डू नॉट थिंक सो कि इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम टू सॉल्व। तो एक्चुअली सर वो आई अंडरस्टैंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, तो एक ऑब्वियसली वो हो भी सकता है कि शेयर होता हो, बट यूजुअली मेरा ज़्यादा फोकस था विद रिस्पेक्ट टू कंपटीशन। लेट्स से अगर किसी बैंक का डेटा है और वो किसी और बैंक को ना शेयर हो रहा हो, या फॉर एग्जांपल जो लोग रियल टाइम स्टॉक एक्सचेंज की जो एनालिसिस कर रहे होते हैं उनका डेटा ना शेयर हो रहा हो, या इसी तरह की मतलब कंपटीशन के साथ शेयर ना हो रहा हो, नहीं नहीं, इसका ऐसी इसका कोई चांस कम है। इसका चांस बहुत कम है, क्योंकि देखें आपके एसएलएस पूरे डिफाइन होते हैं। और दूसरी ये प्रूफ है कि भाई हजारों बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना डेटा ऑलरेडी क्लाउड पे डाल दिया है। तो हमारा जेएस बैंक हो गया, और हमारा सिल्क बैंक हो गया, सिंध बैंक हो गया, इनकी तो इतनी वर्थ नहीं है जितनी के बैंक ऑफ अमेरिका की है, या जितनी क्रेडिट लियोने की है, या सिटी बैंक की है। तो अगर वो लोग अपना डेटा क्लाउड पे ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो फिर हमें तो क्या कंसर्न होगा इससे। तो इतना आसान नहीं, मेरा ख्याल में ये चीज़ इतना नहीं, वो नहीं है कि वो कंपैरेटर पे डेटा शेयर हो जाएगा। बहुत मुश्किल है। आई डोंट थिंक सो कि दैट्स ट्रू। आप ये कर सकते हैं कि यू कैन डेवलप अ गवर्नेंस स्ट्रेटजी टू डिफाइन कि कौन सा डेटा क्लाउड पे जाएगा। अगर आपको डेटा एनालिटिक्स करना है, जैसे डेटा लेक बनाने के लिए आपको
जो डेटा आपका एनालिसिस का है वो आपको डालना है तो भी डालना है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। वेयर हाउसिंग करनी है रेडशिफ्ट के ऊपर तो डालना है तो डालना है। बहुत सारी सेंसिटिव कंपनीज अपना डेटा रेडशिफ्ट पे डाल चुकी हैं ऑलरेडी। आप रेडशिफ्ट के यूज केसेस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बहरहाल मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको इससे थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो नहीं ये तो इनके ये है। ये ये है ना डोकोमो, स्कॉलास्टिक, नैसडैक, ये सब मतलब बहुत सारे वेंडर्स होंगे, ये तो इतने ज़्यादा बता नहीं रहे हैं। ये मैं आपको डेटा शेयरिंग यूज केसेस यहाँ पे उन्होंने भी इस तरह से सही तरह बताया नहीं है, लेकिन इनका तो बहुत बड़ा मामला है। ये तो आप मतलब ये तो एक बहुत मशहूर चीज़ है जो इसके यूज केसेस है ना। इसके तो आप ये समझ लें कि कई हजार कंपनीज ऑलरेडी इसको इस्तेमाल कर चुकी होंगी, कई हजार, ठीक है। तो आप इसकी मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा ना तो आप लोगों को जरा इस मामले में थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। कई हजार कंपनीज ऑलरेडी इसको इस्तेमाल कर चुकी होंगी। अच्छा, अब दूसरा जो जो हमारा चक्कर आता है ना, वो लेट मी जस्ट कीप ऑन दिस, ये हडूप वर्सेस रेडशिफ्ट, ठीक है। ये एक बड़ी अच्छी ब्लॉग है जो इन्होंने 3-4 चीज़ों पे उसको कंपेयर किया हुआ है। रेडशिफ्ट में ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि कॉलमनर डेटाबेस है कि वो कॉलम वाइज क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। शार्डिंग होती है कि डेटा पार्टीशन होता है अक्रॉस द टेबल्स ताकि बैलेंस रहे लोड, एंड इट इज़ हाईली स्केलेबल। ये 3 उसके मेन फैक्टर्स हैं। और इन्होंने जो उसको कंपेयर किया हुआ है वो 5-6 चीज़ों पे किया हुआ है। एक तो उन्होंने कहा है स्केलिंग, कि स्केलेबिलिटी कितनी अच्छी है। तो स्केलेबिलिटी में हडूप इज़ द विनर। परफॉर्मेंस के अंदर दोनों का टाई होता है क्योंकि हडूप पीटाबाइट लेवल के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस देता है, रेडशिफ्ट टेराबाइट लेवल के ऊपर आपको परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। प्राइसिंग में देयर इज नो कंपैरिजन, हडूप फ्री है और क्या कहते हैं जो रेडशिफ्ट है उसकी प्राइसिंग है। लेकिन हडूप का मसला ये है कि हडूप को चलाने के लिए आपको डेवलपर टीम हायर करनी पड़ेगी और अच्छा खासा आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो इसमें भी ये टाई कर देते हैं। ईज ऑफ यूज में रेडशिफ्ट जो है ना वो तो लाजमी है क्योंकि उसका सारा इंटरफेस एक जीयूआई बनी हुई है। हडूप की कोई जीयूआई नहीं है, आपको चीज़ें सारी शुरू से करनी पड़ती हैं। फॉर्मेट सेट टाइप्स में भी तकरीबन बराबर बराबर ही चल रहा है। स्मॉल इंट, इंटीजर, बिग इंट, ये डेटा की टाइप्स हैं जो रेडशिफ्ट की हैं, और हडूप की तकरीबन वही टाइप्स हैं, कोई थोड़ी बहुत डिफरेंसेस बीच में आते हैं, ठीक है। डेटा इंटीग्रेशन लेवल के ऊपर हडूप में आप दोनों में आप हर किस्म का डेटा इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। हडूप में खैर वो कह रहे ज़्यादा है, हाँ ठीक है। रेडशिफ्ट में प्रॉब्लम ये होगा कि आपको डेटा पहले अपने अमेजोन क्लाउड पे डालना पड़ेगा, फिर क्लाउड से फिर आप रेडशिफ्ट की सर्विस में डालते हैं। आमतौर पे तरतीब ये होती है, तो आई एम फोर्स्ड टू यूज द क्लाउड। हडूप में ये है कि आप किसी किस्म का डेटा भी हडूप के ऊपर डायरेक्टली डाल सकते हैं। तो विनर वो कह रहे हैं कि ऑल्दो हडूप इज द विनर, लेकिन वो फिर भी ये कहते हैं कि दोनों को इकट्ठे चलना चाहिए, सही है। तो इट इज़ नॉट रियली द केस कि भाई मैं जो हूँ वो डेटा लेक के लिए मैं बैच लेयर के अंदर मैं रेडशिफ्ट भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं हडूप भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है कि मैं किस तरीके से आ सकता हूँ। इट्स नॉट जस्ट हडूप। तो हडूप की तरह का कोई भी सोल्यूशन हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
इस तरह के आपको बहुत सारे कंपैरिजन मिल जाएंगे। ये स्नोफ्लेक है, इसका भी कंपैरिजन है। दिस इज अनदर सोल्यूशन जो कि डेटा वेयर हाउस उन्होंने बनाया है सर्विस में। इन्होंने तो थोड़ा बायसनेस दिखाई है मेरे अंदाजे से ना, कि स्नोफ्लेक क्लाउड के ऊपर वेयर हाउस है, विच इज व्हाट रेडशिफ्ट इज। तो स्नोफ्लेक इज नॉट दैट फेमस एज कम्पेयर टू रेडशिफ्ट। अगर आपने पैसे खर्च करने ही है तो आप रेडशिफ्ट पे पैसे खर्च करें, क्योंकि उनका इकोसिस्टम ज़रा ज़्यादा बड़ा है। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि नो डेटा प्री प्रोसेसिंग, रैंगलिंग नहीं चाहिए आपको, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, बस आप डेटा दे दें और हम आपको एनालाइज करके दे देंगे। SLAs वगैरह डिफाइन हो रहे हैं सारे। तो इन्होंने इस चीज़ पे किया है, परफॉर्मेंस, ईज ऑफ यूज, कॉस्ट, डेटा प्रोसेसिंग, फॉल्ट टॉलरेंस और सिक्योरिटी। और इन्होंने हर चीज़ पे थोड़ा सा स्नोफ्लेक को एज देने की मेरे ख्याल में कोशिश की है। और एंड में उन्होंने कहा है कि जी देखिए, हडूप की सिक्योरिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, हडूप की फॉल्ट टॉलरेंस चलो मानते हैं कि ठीक है, डेटा प्री प्रोसेसिंग बड़ी स्लो होती है हडूप में मैप रेड्यूस के ऊपर, हालांकि स्पार्क पे वो फास्ट भी हो सकती है, स्नोफ्लेक में ज़्यादा तेज़ हम कर सकते हैं। कॉस्ट जो है ना वो हडूप की ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि उसका इकोसिस्टम है। ईज ऑफ यूज जाहिर सी बात है स्नोफ्लेक की अच्छी होगी। परफॉर्मेंस भी वो कह रहे हैं कि स्नोफ्लेक की जो है ना वो बेहतर है, ठीक है। तो मतलब वो कह रहे हैं कि हडूप का हाँ बड़ा अच्छा है सब कुछ, स्पार्क स्ट्रीमिंग है, ये है वो है, लेकिन ये कि स्नोफ्लेक वर्चुअल वेयर हाउस है, इसमें आपको आइसोलेशन मिल जाती है, कैपेसिटी मिल जाती है, तो इसमें आप वर्कलोड्स को सेपरेट करके आराम आराम से इंडिविजुअली वर्क कर सकते हैं, लिहाजा हम बेहतर है। तो ये थोड़ा सा बायसनेस सी आई हुई है इसके अंदर, तो अक्लमंद आदमी को खुद सोचना चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि भाई इसके बजाय कि आप हडूप पे जाएं प्योरली, अगर आप क्लाउड पे जा सकते हैं तो आप बैच लेवल के ऊपर रेड शिफ्ट पे अपना काम करवा लें, उसकी कॉस्टिंग कर लें कितनी होगी और वो करवा लें। अदरवाइज आप 2-3 पक्के ट्रक के डेवलपर्स दे के अपना सिस्टम खड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। पहली कोशिश यही करें कि आपका इन हाउस सिस्टम डेवलप हो जाए। पाकिस्तान में माइंडसेट यही और मेरा भी जहन यही है फ्रैंकली, क्योंकि जिस तरह से हम लोग चलते हैं ना तो वो बेहतर है कि हमारे अपने कंट्रोल में चीज़ें हों तो बेहतर है, ठीक है। तो इस तरह के आपको बहुत सारे जो है ना कंपैरिजंस आपको यानी मिल जाएंगे जो कि उसके उसके ऊपर है, ठीक है। अच्छा, स्पीड लेयर के बारे में ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कंप्लीटनेस की। देयर इज नो 100% एक्यूरेसी, देयर इज नो 100% कंसिस्टेंसी। इसमें हम सेक्रीफाइस कर देते हैं कंसिस्टेंसी को जस्ट बिकॉज के लेटेंसी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कहते हैं भाई जो आ रहा है उसको डैशबोर्ड पे दिखा दो, बस ये हमारा माइंडसेट होता है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्पीड लेयर लेवरेज देती है। गैप आ जाता है बैच एनालिसिस में, तो वो कहती है कि मोस्ट रिसेंट डेटा पे थोड़ा सा आप हमें कुछ दिखा दो, तो एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, कंप्लीटनेस कंसिस्टेंसी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, लेकिन अवेलेबिलिटी आपकी 100% है। ये मैंने आपको बताया। तो ये PA के ज़ुमरे में आता है, ठीक है, या AP के ज़ुमरे में आता है। तो स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज में अपाची स्टॉर्म, SQL स्ट्रीम, सामजा, स्पार्क, एज़्योर स्ट्रीम एनालिटिक्स, स्पार्क स्ट्रीमिंग एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे आके जिनको हमें तफसील में पढ़ना है और हर चीज़ को हमें अच्छी तरह समझना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है, ताकि आप आर्किटेक्चर लेवल के ऊपर चीज़ें समझ जाओ। इसमें ये भी है कि जैसे मैंने आपको ये आर्किटेक्चर दिखाया था अपना, तो इसके अंदर टू एंश्योर कि एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली आपको बहुत सारे अलग से काम करने पड़ते हैं। कुछ आपको रोल अप्स करने पड़ेंगे, एग्रीगेशन करने पड़ेंगे, ड्रिल डाउन्स करने पड़ेंगे ताकि चीज़ें जल्दी जल्दी चलना शुरू हो जाए। तो वो सारे काम आप रैंगलिंग स्टेज के ऊपर कर सकते हैं। दूसरा, ओपन सोर्स सब चीज़ इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी कंप्यूटेशन कॉस्ट कम हो। फॉल्ट टॉलरेंस के लिए तो आपको एक एक चीज़, हर चीज़ अलग अलग करके देखनी पड़ती है, लेकिन इसके साथ साथ इंक्रीमेंटल कंप्यूटेशन एल्गोरिथम्स may be selectively added to increase efficiency, and techniques such as partial computation and resource use optimization can effectively help lower latency। ये सारे हमारे पास शॉर्टकट्स हैं जिससे काम हमारा जल्दी हो। बैच लेवल थोड़ा स्लो चल रहा है, स्पीड लेवल जो है ना वो तेज चल रहा है। अब इन दोनों को आपस में हमने सर्विंग लेयर में मर्ज करना है। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम बैच लेवल को बहुत सारे शॉर्टकट्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके थ्रू वो अपना काम जल्दी जल्दी कर सकता है। जैसे पार्शियल कंप्यूटेशन हो गई कि तुम्हारे पास कोई पार्शियल रिजल्ट आया है तो तुम उसको दिखा दो, ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें रोल अप करके कंप्यूट कर लो ताकि जल्दी कंप्यूट हो जाए। जैसे एक चीज़ मैं डेली लेवल पे कंप्यूट करता हूँ उसमें टाइम लगेगा, एक चीज़ मैं वीकली लेवल पे कंप्यूट करता हूँ उसमें कम टाइम लगेगा क्योंकि वो वीकली लेवल के ऊपर है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो मैं रोल अप करना चाहता हूँ, तो क्वार्टरली लेवल पे इससे भी कम टाइम लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी कंप्यूट हो जाएगा क्वार्टरली लेवल के ऊपर। बहरहाल ये चीज़ें हैं, तो इससे आप बस आप याद रखें कुछ शॉर्टकट्स होते हैं
जिससे चीज़ों को हम स्पीड अप करना चाहते हैं। ये अब एक चीज़ आई है ड्रूइड के नाम से ना, अपाची ड्रूइड। तो ड्रूइड जो है ना वो बेसिकली मैं आपको इस तरह करता हूँ कि मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इसकी एक प्रेजेंटेशन मेरे हाथ लगी थी, ये वाली। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया था कि डीलिंग विद इवेंट डेटा जो है ना वो रियल टाइम डेटा होता है, जिसमें उन्होंने अपना अपना आर्किटेक्चर प्रोवाइड किया है। ये तो खैर उन्होंने वैसी इवेंट स्ट्रीम आ रही है, मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं, इसकी स्ट्रीम आ रही है आपके पास ना। तो ये मेटा मार्केट्स होती हैं। मेटा मार्केट्स का पता किसी को? सर ये मेटा मार्केट सर व्हाट आर दे? ये बेसिकली एनालिटिक्स प्रोवाइड करती हैं एडवर्टाइजिंग कंपनीज को। जो एडवर्टाइजिंग जो स्पेस होती है ना ऑनलाइन, तो उसके उनको एनालिटिक्स प्रोवाइड करके देते हैं कि भाई आप अपना जो एड वगैरह कहाँ डालना चाहिए, किस तरह डालना चाहिए। तो वो वन ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ मेटा मार्केट्स इज दैट कि उनको बहुत सारा डेटा एनालाइज करके ये बताना होता है कि ऐड की प्लेसमेंट कहाँ की जाए, कब की जाए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो बेसिकली एक रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स का प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। कौन सा ऐड किस वक्त कहाँ दिखाना चाहिए। पॉपअप एड्स भी इसके अंदर आते हैं क्या? जी, पॉपअप एड्स भी इसके अंदर आते हैं? कौन से? पॉपअप एड्स जो आपकी वेबसाइट पे एड्स पॉपअप होते हैं। जी 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 जी, वही है ना, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की बात हो रही है। तो बहरहाल ये तो प्रॉब्लम ये हमारे पास कि इस तरह थाउजेंड्स ऑफ कॉन्करेंट यूजर्स आपके पास ऑनलाइन बैठे हैं, और स्केलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी आर इम्पॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वी वांट द डेटा टू बी अवेलेबल। हमें रियल टाइम में उसको एड्स के बारे में बताना है, वो रियल टाइम क्वेरी होगी, रियल टाइम रिजल्ट आना चाहिए। ये बेसिकली हीट मैप आपको इस तरह की बात बता रहा है कि किस टाइम पे कौन से यूजर ने कहाँ चीज़ें क्लिक की, इस तरह की चीज़ें आपको पता चल सकती हैं। ठीक है, तो एक सोल्यूशन तो 5-10 साल पहले तक ये था कि भाई हडूप में डाल दो और घर चले जाओ। ठीक है, ये एक सोल्यूशन प्रपोज करते थे। तो ये सोल्यूशन अब इज नॉट द सोल्यूशन एनी मोर। ठीक है, इसके अंदर जो है ना वो ये सोल्यूशन था। तो प्रॉब्लम उसमें ये था कि मैप रिड्यूस का प्रॉब्लम आपको पता है, मैंने बता दिया। वो बैच लेवल पे जाता है, उसको टाइम चाहिए, वो नाइव है। ऑल्दो वो कंसिस्टेंसी 100% आपको देगा, कंप्लीटनेस भी देगा, लेकिन वो स्लो बहुत है। इट इज़ नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर क्वेरी लेटेंसी। लेटेंसी बढ़ती रहेगी, लेकिन हडूप को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहेगा यार मैं तो आपको पक्की चीज़ बताऊंगा, मैं तो आपको पक्की चीज़ बताऊंगा, थोड़ा सब्र करो। ठीक है, तो इसलिए इसको हडूप के ऊपर हमें कोई क्वेरी लेयर बनाने की जरूरत थी जो कि इसको कर सके। तो हडूप के साथ हमने एक क्वेरी इंजन एसोसिएट कर दें, तो हडूप को क्वेरी करना, रियल टाइम में उसको करना, वो चीज़ आसान हो जाएगी। अब देखें, ये दिस इज नॉट एक्चुअली अ स्ट्रीम प्रोसेसिंग लेयर। ये मैं कर सिंपली रहा हूँ कि हडूप तो है ही बैच, लेकिन उसके साथ मैं क्वेरी इंजन को बीच में डाल रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्वेरी लेयर कौन सी आ गई, ये कुछ मेरे पास KPIs हैं जो मैं देखना चाह रहा था। टॉप पब्लिशर्स बाय क्लिक्स, नंबर ऑफ यूनिक विजिटर्स ब्रोकन डाउन बाय एनी डायमेंशन, नॉट एग्जामिनिंग इंडिविजुअल इवेंट्स, इसको मैं नहीं करूंगा। नॉट डंपिंग द एंटायर डेटा सेट, ये मेरी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और कुछ KPIs हैं। तो आई कैन यूज एन RDBMS ओवर दैट, बट दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क क्योंकि मैं रियल टाइम में हूँ। आई कैन यूज a NoSQL key value store. Yes, I can use that. Key value stores are typically very fast. I can use a commercial database. हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो इन्होंने एक सोल्यूशन बनाया है जिसको ड्रूइड इन्होंने नाम दिया है। तो ये 2012 में ओपन सोर्स हो गया था। ये अब इसकी कम्युनिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। डिज़ाइन फॉर लो लेटेंसी इंजेक्शन एंड एग्रीगेशन। तो हडूप के डेटा के ऊपर जल्दी जल्दी से डेटा इंजेस्ट करवाना और उसको एग्रीगेट करके दिखा देना। समझ में आ रही है? अब ये वो शॉर्टकट है जो मैंने अभी आपको स्लाइड में बताया। दिस इज नॉट स्ट्रीम प्रोसेसिंग। जी सर। समझ में आ गई? ये शॉर्टकट के लिए कि हडूप का रिजल्ट मुझे जरा जल्दी जल्दी मिल जाए, पार्शियल कुछ रिजल्ट मिल जाए, तो मैंने हडूप के ऊपर एक क्वेरी लेयर बना दी। जैसे स्पार्क SQL इज अनदर क्वेरी लेयर, अपाची फिनिक्स इज अनदर क्वेरी लेयर। इसी तरह ड्रूइड भी एक क्वेरी लेयर है जो कि
हडूप के काम को ऑप्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है क्वेरी प्रोसेसिंग की हद तक। तो ये आपका रॉ डेटा है जिसमें पब्लिशर, एडवर्टाइजर, जेंडर वगैरह आ रहे हैं, और इसमें आप टाइम स्टैम्प्स को ट्रंकेट कर दें, ग्रुप बाय कुछ कर दें, एग्रीगेट कर दें, तो आपको फौरन से रिजल्ट मिल जाएगा। यानी कम से कम स्ट्रीमिंग लेवल के ऊपर बैच लेयर में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अब टेक्नोलॉजी यहाँ तक आ चुकी है, आप डेटा को पार्टीशन भी कर सकते हैं, उसको शार्ट कर सकते हैं, जो कि उसमें हो रहा था अभी आपके रेडशिफ्ट में भी यही हो रहा था कि डेटा के टुकड़े बना के, ताकि उस टुकड़ों को मैं जल्दी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकूं, और इनके टुकड़ों को आप सेगमेंट्स कह रहे हैं, तो इम्यूटेबल सेगमेंट्स हैं, और इसके अंदर आपको रीड कंसिस्टेंसी मिलती है, वन थ्रेड स्कैन्स वन सेगमेंट, ये थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है कि आपने किस तरह से टास्क को पैरेललाइज किया हुआ है। मल्टीपल थ्रेड्स कैन एक्सेस द सेम अंडरलाइंग डेटा, तो आई कैन हैव मल्टीपल प्रोसेसिंग थ्रेड्स फॉर द सेम टाइप ऑफ डेटा। तो एक ही डेटा पे मैं 3-4 काम पैरेलल में चला सकता हूँ, इसका मतलब ये है। ठीक है, सेगमेंट के साइजेस क्या रखने, ये फिर आप चीज़ें ऑब्वियसली डेटा के हिसाब से डिटरमिन करनी पड़ती हैं। स्कैन बाय लोड ओनली व्हाट यू नीड। अब आपने बैच लेयर के ऊपर, ये बैच लेयर है, तो इसको आपने दे दिया 2 टेराबाइट्स, लेकिन क्वेरी करने के लिए आपको सिर्फ इसमें से 0.5 टेराबाइट चाहिए फॉर सम रीजन, तो उसी 0.5 टेराबाइट के लिए आप अपाची ड्रूइड को कॉन्फ़िगर करें। तो ये बेसिकली कुछ शॉर्टकट्स हैं जिनके थ्रू मैं हडूप के ऊपर अपनी प्रोसेसिंग को फास्ट बना सकता हूँ। ये आपका वो आर्किटेक्चर था पुराने ज़माने का कि हडूप के ये नोड्स हैं, ब्रोकर नोड हैं, जिस पे क्वेरीज एग्जीक्यूट होती हैं, मैप रिड्यूस पे जो क्वेरीज आती हैं। So we have solved the query problem. Druid gives an arbitrary data exploration and fast queries. Batch loading is slow. We need real-time alerts, operational monitoring. अब ये आपकी faster data pipeline आ गई जिसमें Hadoop आ गया, उसके साथ Druid आ गया। अब आपने Hadoop की processing को fast कर दिया। ठीक है, clients upload data to S3. We use Hadoop plus Pig to clean it up, transform and join it. We load the data into Druid. Typical turnaround time is 2 to 8 hours. अगर आप ये काम ना करें तो कई घंटे लग सकते हैं, 18, 19, 20 घंटे भी लग सकते हैं, इससे पहले कि आपके पास हडूप के ऊपर कोई अच्छा रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये एक बहुत बड़ा हडूप की प्रोसेसिंग को तेज बनाने का एक बहुत बड़ा एक तरीका है, जो कि आपको बेसिकली हेल्प कर रहा है कि हडूप की प्रोसेसिंग को हम फास्ट करें। बाकी इसके अंदर इतना ज्यादा सर एक क्वेश्चन था सर, जो पिग है ना सर, वो पाइथन की लाइब्रेरी होती है ना? पिग जो है वो बेसिकली इट हेल्प्स यू राइट, पिग इज अ लैंग्वेज, पिग लैटिन उसका नाम है, इट हेल्प्स यू राइट मैप रिड्यूस कोड। पिग एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपको मैप रिड्यूस कोड लिखने के लिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट्स अ लैंग्वेज बेसिकली। वो आप पिग जो है वो जावा में इस्तेमाल कर लें, पाइथन में इस्तेमाल कर लें, स्काला में इस्तेमाल कर लें, तो एक बारी 3 लैंग्वेजेस में आप काम कर सकते हैं, जावा, पाइथन या स्काला। अगर आप बिग डेटा के ऊपर काम करें, ये 3 मेन लैंग्वेजेस है जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम ड्रूइड के अभी बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे, क्योंकि सिर्फ हमारा भी मकसद आपको समझाना ये है कि जो ये कुछ उसके यूज केसेस मेंशन है। एक तो उन्होंने ड्रूइड का मेंशन किया, मेटा मार्केट्स का मेंशन किया है। समझने की बात ये है कि बैच लेयर इज वेरी स्लो। बैच लेयर की प्रोसेसिंग को स्पीड अप करने के लिए हम बैच लेयर हडूप के ऊपर एक क्वेरी लेयर बना सकते हैं, जिसके अपाची ड्रूइड हो गया, ठीक है, और अपाची फिनिक्स हो गया, अपाची ड्रिल हो गया। तो मैं बेसिकली एक क्वेरी लेयर के थ्रू यहाँ पे बैच लेवल का काम भी तेज कर सकता हूँ। ये तेज करने से फायदा ये होगा कि स्ट्रीमिंग लेवल के ऊपर जो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मुझे उसकी जरूरत है, अगर मैं स्ट्रीम लेवल पे काम कर रहा हूँ, तो इन दोनों को जब मैं मर्ज करूंगा तो इनके दरमियान इतना गैप नहीं रहेगा, और मैं दोनों को मर्ज करके इसके आराम से मैं एनालिसिस को कर सकता हूँ। सही है? जी ये सर सही है। हाँ, तो मेटा मार्केट्स जो है ना वो लैम्डा आर्किटेक्चर इस्तेमाल करनी है, और उसमें जो ड्रूइड है वो यहाँ पर भी आपका काम कर रहा है और यहाँ पर भी आपका काम कर रहा है, तो आपको अलग से स्ट्रीमिंग लेयर बनाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके अलावा याहू जो है वो बेसिकली अपाची स्टॉर्म, अपाची हडूप और ड्रूइड को इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो Druid seems to be a good application जिसके थ्रू आप lambda आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो Druid में आपको अलग से Druid के अंदर ही आप स्ट्रीमिंग लेयर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और Hadoop के ऊपर आप आपकी क्वेरी लेयर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह नेटफ्लिक्स वालों का एक प्रोजेक्ट है जो कि तकरीबन लैम्डा आर्किटेक्चर फॉलो करता है, लेकिन वो इस तरह से नहीं करता लैम्डा आर्किटेक्चर जिस तरह से वो ये कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हो सकता है कि बैच को कुछ और भी काम करवा रहे हों, स्पीड पे कुछ और काम करवा रहे हो सकता है वो मर्ज ना कर रहे हों, ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन बहरहाल लैम्डा की हम कैटेगराइजेशन में जा सकते हैं। सो द ओवरऑल आइडिया इज टू मेक selected real-time event data available to queries with very low latency. फटाफट मुझे पता चल जाए क्या हो रहा है, ये हमारा मकसद है। While the entire data set is being processed via batch pipeline, ये भी हमारा साथ में पैरेलल में चल रहा है। तो अगर आपको लेटेंसी का मसला नहीं है तो वो सारा डेटा यहाँ चला जाएगा, लेटेंसी आपको नहीं चाहिए, फटाफट रिजल्ट चाहिए तो वो डेटा यहाँ चला जाएगा। तो आपको अपने यूज केसेस उस हिसाब से आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अच्छा, लैम्डा आर्किटेक्चर का जो क्रिटिसिज्म है वो कम्प्लेक्सिटी के ऊपर है, और ये बात बिल्कुल सही है कि उसका इन्फ्लुएंस बड़ा कम रहा है। लेकिन ये जो अब, क्योंकि अब अगर मैं इसके ऊपर ड्रूइड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुमकिन है कि मुझे बेसिकली इस लेयर की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन मेरा 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 मकसद ये है कि मेरे ख्याल में तो लैम्डा एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको दो चीज़ें मिल रही होती हैं, रियल टाइम भी पता चल रहा होता है और यहाँ पर भी पता चल रहा होता है। बिग डेटा में रियल टाइम को देखना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे IoT के अंदर जो लैम्डा आर्किटेक्चर है ये तो मेरे नज़दीक तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, कि इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल कि हमारे पास लैम्डा लेवल आर्किटेक्चर IoT में होना चाहिए। अब वो कैसे बनेगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ कैसे आसान होंगी, ये इस पर हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मुसीबत ये है कि मेरे पास यहाँ पे मास्टर डेटा होता है, मास्टर डेटा मैं यहाँ पर भी देता हूँ, एक कॉपी यहाँ पर भी देता हूँ, फिर उनको आपस में मुझे कोऑर्डिनेट भी करवाना होता है क्या हो रहा है, फिर उनको मुझे जॉइन भी करवाना होता है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल अलग है, इसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल अलग है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सोल्यूशन भी बन सकता है। तो अब ये भी देखा गया कि जो सामजा है जैसे Druid है, could provide some of the same benefits as batch processing without the latency। तो Apache Samza जब मैं यूज करता हूँ, ये हमें पढ़ना पड़ेगा अंदर से कि है क्या इसके अंदर। तो Apache Samza में जो ये प्रॉब्लम आ रही है कि Hadoop बहुत स्लो है, या Druid में Samza Druid वगैरह के साथ ये प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस तरह के आर्किटेक्चर यूज करते हैं तो हमारे लैम्डा आर्किटेक्चर के बहुत सारे मसले हमारे हल हो सकते हैं। लेकिन वो मतलब उस चीज़ को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन चाहिए। इवन अगर आप चीज़ें क्लाउड पे डाल देते हैं तो क्लाउड पे आपका लैम्डा आर्किटेक्चर अवेलेबल शायद होता है, अमेजोन के पास तो है, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी जो असाइनमेंट दूंगा ना अभी आज, उसमें हमें ये सारी चीज़ें बड़े तरीके से डिस्कस करनी है, और ये फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से आपने असाइनमेंट को करना। अभी तो आप क्विज के लिए तैयार हो जाए। चलें जी, क्विज के लिए निकाल लें कॉपीज वगैरह।